नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में क्या खोया क्या पाया और एक न्यूली लिस्टेड आईपीओ वाली जो कंपनियां होती है उस पे चर्चा करेंगे। अभी इसका आईपीओ आया और आज इसका लिस्टिंग मिला एक्सचेंज में और लिस्टिंग के दौरान मार्केट में कैसी हलचल रही, कैसा अवधारणा रही है, कैसी मार्केट की स्ट्रेटजी रही है और कैसा आगे चलकर क्या परफॉर्मेंस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। चलिए पार्ट बाय पार्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और कंपनी की नाम की जिक्र करने की कोशिश करूंगा जिसका नाम एजेक्स की बात किया जाता है। एजेक्स की बात किया जाए तो यहाँ पे आज की चार्ट के मुताबिक देखा जाए तो मार्केट में जहां लिस्टिंग हुआ वो काफी डाउन साइड में हुआ, लेकिन लिस्टिंग के बाद मार्केट सुधरती हुई देखी गई और सुधरने के साथ साथ मार्केट ने एक बार तो इसको ब्रेकआउट करके आगे की कोशिश में लगी, लेकिन दोबारा उसी पायदान पे आके खड़ी हुई। तो क्या लगता है कि मार्केट कुछ नई रणनीति कामकाज करेगी यहाँ पे, या केवल और केवल निवेशक यहाँ से पैसे निकाल के, क्योंकि यहाँ सभी कोई एक ही लाइन में खड़ा होता है जो या तो फर्स्ट टाइम हो या बड़े धुरंधर हो। क्या यहाँ पे मार्केट में यहाँ से स्टेबल करेगी या नहीं कर पाएगी, हम पार्ट बाय पार्ट थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। क्या खोया क्या पाया, कितनी कमाई कितनी गवाई इन द आईपीओ पॉइंट ऑफ। कंपनी का नाम एजेक्स की बात करें, जो एजेक्स जो कंपनी क्या करती है, इनके पास यदि आप देखेंगे तो ये एक इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है जो कि हैवी इक्विपमेंट्स बनाती है, जहाँ पे ज़्यादातर जो है कंक्रीट्स और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसमें का कामकाज रहा, जहाँ पे डमर हो डंपर हो इस तरह की चीज़ों को लेकर के, और या फिर जो प्रेजेंस की बात किया जाता है वो अलग अलग जगह पे इनका कामकाज बनती जाती है। जहाँ पे प्रोडक्टिविटी रेंज की बात किया जाए तो इनके पास चाहे वो कह सकते हैं कि आर्गोस हो, जहाँ पे सेल्फ लोडिंग्स जो कंक्रीट्स मिक्सचर होता है उसको उसकी ये कामकाज हैं। इसके अलावा जो मशीनरी है वो बनाती है। इसके अलावा कहते हैं जो सेल्फ लोडिंग जो कंक्रीट्स मिक्सर है, उसके अलावा यदि देखा है तो सेल्फ लोडर जो अलग अलग इसमें जो है मॉडल्स हैं इनके पास, जिस मॉडल पे कंपनी कामकाज करती रही है। फिर ये जिक्र करते कि इनके पास यदि चर्चा किया जाए तो कंपनी ये कहती है कि करीब 16,000 से ज़्यादा कस्टमर बेस है, 51 प्लस ऑथराइज डीलर्स हैं इस कंपनी का, 770 से ज़्यादा इनके पास कस्टमर जो कि इंटरफेस टीम की बात कहती है, 31,000 से ज़्यादा कंपनी जिक्र करती देखी गई अलग अलग चीज़ों को लेकर, जहाँ पे सर्विस सोल्यूशंस हों, सपोर्ट्स नेटवर्क हों, या फिर स्पेयर पार्ट्स हो, उस पे रहा है काम। अजेक्स इसका नाम है और अजेक्स के साथ साथ देखा है तो इनकी जो शोकेस में अलग अलग जो प्रोडक्टिविटीज हैं वो अलग अलग जगह पे इनकी अवेलेबल दर्ज करती देखी गई। प्रेजेंस की बात भी किया जाए तो शायद इंडिया से बाहर भी इनका कारोबार चलती देखी गई है। प्रोडक्टिविटी रेंज में इनके पास चाहे वो पावर्स हो, डंपर हो, कह सकते हैं कि बैचिंग प्लांट्स हों, ट्रांजिट मिक्सर्स हों, ब्लूम बम बूम पंप हों, इन सभी चीज़ों में ये इक्विपमेंट्स बनाती है और इसमें इक्विपमेंट्स का लेकर लेकर उसके मशीनरीज को लेकर ये कंपनी कामकाज करती रही है। अब मार्केट में इसका लिस्टिंग हुआ। लिस्टिंग के साथ बात करें तो अजेक्स इंजीनियरिंग्स लिमिटेड जो इसका आईपीओ आया था रिसेंटली और आज इसका लिस्टिंग मिला। लिस्टिंग के मैंने पहले एक बार एक नज़र डाला था इस कंपनी को लेकर, क्योंकि मैं आईपीओ से रिलेटेड जो लर्निंग होता है बहुत कम करता हूँ, कभी बहुत कम ही बनाता हूँ। कई बार मौका मिलता तो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए मैंने एक हमारी डॉटफुल हमें लगा था और डॉटफुल इन बातों को लेकर लगा था जो आपके सामने है। आखिर कंपनी जो है वो फंड आईपीओ के थ्रू निकाल लेने वाले थे, कह सकते हैं कि आईपीओ के थ्रू फंड कलेक्ट करने की सिचुएशन था, जो कि 1270 करोड़ के आसपास आंकड़ा को मान लीजिए। यदि 1270 करोड़ रुपया जो है वो कंपनी के पॉकेट में नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 1270 करोड़ के आसपास जो फंड था वो कंपनी के पॉकेट में नहीं आ रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है, वो एग्जिस्टिंग के पास जा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, रिसेंटली की बात है, मैंने हुंडईज मोटर को लेकर देखा था और काफी सारे निवेशक उसमें फंसे पड़े थे। क्यों फंसे पड़े थे, क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं गया। एग्जिस्टिंग जो प्लेयर होते हैं, जो प्रमोटर होते हैं, उन्होंने अपनी शेयर का बिकवाली किया ओपन मार्केट में और उससे जो फंड आया वो एग्जिस्टिंग प्लेयर अपने पॉकेट में लिए और निकल लिए, जो भी वैल्यूएशन मिली उसके मुताबिक, लेकिन कंपनी में फंड नहीं आया। यहाँ भी सेम सिचुएशन देखने को मिला है, कंपनी के पास फंड नहीं आया, वो एग्जिस्टिंग प्लेयर के पास फंड देखने को मिला, और जो कि 1270 करोड़ के आसपास उनके पास फंड गया, कंपनी के पास ऐसा कुछ भी नहीं। तो मार्केट को सेंटिमेंट में क्या करना था, डाउन स्टैंड की तरफ ले जाना था।
जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये लिस्टिंग के टाइम की बात करूं तो जो आईपीओ की प्राइस थी 629 रुपए के आसपास, उसके बजाय लिस्टिंग होने के टाइम पे 576 रुपए में लिस्टिंग होती है। 8.5% 8.5% के बीच में डिक्लाइनिंग रेशियो रहा, और करंट मार्केट की सिचुएशन में थोड़ा सा उबर के करीब करीब 5.5% के आसपास तब भी गिरावट दर्ज किया फ्रॉम द आईपीओ की प्राइस से। अब सवाल आता है क्या मार्केट में आगे चल करके बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है? तो सबसे पहली बात आती है कि कंपनी का जो कारोबार है वो क्या मार्केट को पसंद आ रही है, और यदि उनकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सी बात है, इस तरह की कंपनी का डिमांड यदि बढ़ती है तो स्टॉक की प्राइस में डिमांड बढ़ना चाहिए था। लेकिन यदि आप इन पार्टों को देखते हैं इंडस्ट्रियल पी के मुताबिक, तो ये अच्छा लगा ये कि स्टॉक बिल्कुल अभी भी अंडर वेट की कैटेगरी में आता है, जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा जाए अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 27 से लेकर 36% है, जो कि काफी बेटर साबित होती है। नेट इनकम मार्जिन यहाँ 13% जिक्र करती है, लेकिन ये कितना करेक्ट है कितना नहीं है ये तो डेटाबेस पे हम जाके चर्चा करेंगे। जहां प्रमोटर के पास कंट्रोल करीब 80% के आसपास की है, रेस्ट 20% कंट्रोल उन्होंने आम पब्लिक के लिए छोड़ा है, जिसको पब्लिक के लिए रखा और आईपीओ से उन्होंने पैसा निकाला है। इसके अलावा करंट रेशियो हो, डेट टू इक्विटीज हो, ये सब चीज़ों को देखा जाए। कंपनी की बात किया तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाइड रेंज ऑफ द कंक्रीट्स जो कि इक्विपमेंट्स होती है, जिसमें सर्विस अक्रॉस द वैल्यू ऑफ कहते हैं जो वैल्यू ऑफ चेन को लेकर जिक्र करती देखी गई। तो क्या कहता है अगली कड़ी? अगली कड़ी कहता है कि इनको सिचुएशंस के मुताबिक यदि आप सितंबर तक की रिजल्ट को देखें तो पिछले पीरियड के मुकाबले सितंबर 24, अभी हम कहाँ जी रहे हैं, फरवरी में जी रहे हैं, तो दिसंबर का रिजल्ट इनका आना चाहिए था फरवरी में। जब दिसंबर का रिजल्ट इनका आएगा तो कुछ नई करेक्शन मिलेगा कि आखिर आईपीओ आने से पहले मार्केट में जो रेस लगा रही थी, क्या उससे कुछ और भी कारोबार ये समेटती निकल के आती है या नहीं निकल के आती। तो ऑब्वियसली जो डेटाबेस है उसके मुताबिक मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ लेवल बनाती है, प्रॉफिटेबिलिटीज की नंबर भी काफी बेटर करती देखी गई, परसेंटेज वाइज करीब 125% के आसपास उन्होंने वाई के मुताबिक ग्रोथ लेवल दर्ज किया। ईयरली ग्रोथ को लेकर दर्ज यदि देखा जाए तो सेल्स लगातार स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज स्ट्रांग है, और रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रांग। यदि इन तीनों चीज को स्ट्रांग 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 की तरफ ले जा रही तो मार्केट कल ना परसों तरसों मार्केट सस्टेन करेगी, और मार्केट के लिए यदि कारोबार बेटर है तो शायद वहां से मार्केट बेटर परफॉर्मेंस भी कर पाएगी निवेशकों के इंटरेस्ट के लिहाज से। पीयर्स में जहां पे देखा जाए ज्योति सीएनसी हो, एक्शंस कॉनकास्ट हो, या फिर जुपिटर वैगन्स जैसे कंपनी शामिल, तो उसके लिए के अकॉर्डिंगली यहाँ अभी भी पूरे के पूरे सस्ते रेटों में मिलता है पी रेशियो के मुताबिक। बुक वैल्यू के मुताबिक अभी दर्ज नहीं करते क्योंकि बुक वैल्यू इस तरह से अभी आंकड़ा निकल के आई नहीं। यदि कंपनी की बात किया जाए तो ये दर्ज करते हैं कि इनकम मार्जिन के बेसिस पे भी देखा गया कि इसको भी अभी कंपेयर करना मुझे ठीक नहीं लगता, गलत ही हो सकता है, इनकरेक्टली डेटा को शेयर नहीं करना चाहिए। जहां तक कंपनी में पिछले बैलेंस शीट के मुताबिक देखा है तो कोई बड़ी हलचल नहीं था, बोरिंग्स नहीं था, ये सब चीज़ें इनकी काफ़ी बेटर रहा था। अब ध्यान देने वाली बात ये होगी जो इस कंपनी को लेकर के जो नए निवेशक आए हैं उनका रेशियोज क्या कहता है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो उनमें क्या क्या चीज़ को शामिल किया था, यहाँ पे कहा था कंपनी ने अपनी अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज ए कंप्लायंस ऑफ फिर ऑब्लिगेशन ऑफ द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की बात, ऑथराइज पर्सन फॉर द की जो कि इनको एक्शन के साथ जो अपडेट लेकर आएगी उसको जिक्र करती देखी गई। कुछ पहलू और कहता है जो यहाँ पे मार्केट में रेश उस हिसाब से बढ़ सकती है जब मार्केट को कुछ नई पहल मिलेगी। अदरवाइज फंडामेंटल ठीक ठाक कहती है। कारोबार यदि बहुत ज़्यादा डेटाबेस नहीं था, लेकिन जो डेटाबेस यहाँ पे शामिल करता है उसके मुताबिक मार्केट में स्टेबल की तरफ इशारा देती है। पर करंट सिचुएशन में मार्केट में लगातार जो बिकवाली का प्रेशर है, अदरवाइज बाकी सेक्टरों को लेकर भी तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बन सकती है, जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने प्रेशर बनाई। अब ऐसा है, अब आप ये सर टारगेट क्या है और एसएल क्या है, इसके लिए सिंगल से गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं। गोल्डन रूल ये कहता है दोस्तों मार्केट में जो एक आम तौर पे जब भी कुछ फायदे देते नजर आए तो फायदों को फायदा उठाना चाहिए और प्रॉफिट को बुक करके पॉकेट में रखना चाहिए। दूसरा कहता है यदि अपनी कैपिटल लगातार नुकसान क्रिएट करती दिखे तो उस ट्रेंड के मुताबिक यदि ट्रेंड ही उस तरह के पोजीशन में जा रही है
तो फिर अपनी कैपिटल को वसूलने के लिए एसएल का सदुपयोग करना पड़ेगा, जिससे कैपिटल ज़्यादा नुकसान न हो। और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।